नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एक कहानी ऐसी भी। इस बार की कहानी कुछ चुनावों से जुड़ी हुई है। दरअसल इसलिए क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जब भी चुनाव चलते हैं तो तमाम चीजें उसी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। जाहिर सी बात है, इस बार जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके बाद ईवीएम पर भी चर्चा होगी, चुनाव के तरीकों पर भी चर्चा होगी और तमाम उन बातों पर भी चर्चा होगी जो कि चुनाव को असर डालने का मादा रखते हैं। लिहाजा इस बार की कहानी कुछ ऐसी है जिससे आपको समझ में आया कि आखिरकार ये ईवीएम क्या होता है, क्यों इस पर सवाल उठते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि आपको समझ में आए कि आखिरकार क्या देश और दुनिया तमाम देशों में ऐसे ही चुनाव होते हैं या फिर कोई और तरीका है, या फिर कौन कौन से अनोखे तरीके हैं जैसे चुनाव होते हैं। अपना देश भारत ही ऐसा है जहां पर चुनाव कोई दिन देख करके नहीं होता। किसी भी दिन चुनाव होते हैं, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को या इतवार को, किसी भी दिन, और किसी भी दिन काउंटिंग होती है। लेकिन दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जहां पर वीकेंड में चुनाव होते हैं, यानी छुट्टी वाले दिन चुनाव रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें और उनकी छुट्टी भी खराब ना हो। अमेरिका में जैसे मंगलवार को होता है, कनाडा में सोमवार को, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में शनिवार को चुनाव होते हैं। ये तो वो देश हुए जहां पर वीक डेज में भी चुनाव होते हैं, लेकिन ज्यादातर देश ऐसे होते हैं जहां पर वीकेंड में चुनाव होते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर वोट डालने की उम्र 18 साल नहीं है, बल्कि 16 साल की उम्र ही वोट दे सकते हैं। 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार कुछ एक देशों में ही है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर इससे भी कम उम्र में दिया जाता है। जैसे ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर 1988 से ये व्यवस्था शुरू की गई कि 16 साल की उम्र के लोग भी वोट दे सकते हैं। और यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ वोट देना सबके लिए जरूरी होता है और अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उसी तरीके से ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना ऐसे देश हैं जहां 17 साल के लोग वोट देते हैं। यानी कि जैसा देश वैसा अपना नियम कायदा कानून, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई यूनिफॉर्म पूरी दुनिया में एक नियम लागू है कि इस तरीके से चुनाव होंगे या इस तरीके से वोट देंगे या इतनी उम्र के लोग ही चुनाव दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया के तमाम देश ऐसे भी हैं जहां पर ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है, यानी आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से वोट कर सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। एस्टोनिया भी एक ऐसा ही देश है जहां पर स्कैनिंग करने के लिए एक आईडी कार्ड और पिन मिलता है, जहां पर उसके जरिए तमाम देश में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो टैक्स जमा करना हो, कोई शॉपिंग करनी हो, कोई रिकॉर्ड देना हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरत हो, उस कार्ड का इस्तेमाल होता है और उसी कार्ड का इस्तेमाल वो लोग वोट देने में भी करते हैं। इसके अलावा आपको हैरानी होगी कि वोटिंग अंतरिक्ष में भी होती है। एक ऐसा देश भी है जहां अंतरिक्ष में वोटिंग की जाती है। दरअसल टेक्सास ऐसी जगह है जहां पर स्पेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में हैं, वो वोट डालने नहीं आ सकते, लेकिन उनके मताधिकार का प्रयोग होना है, तो उसके लिए उनके अधिकार को पूरा कराने के लिए उनको स्पेस में बैलेट भेजाते हैं। एस्ट्रोनॉट बैलेट के जरिए वोट देते हैं और पीडीएफ फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में पृथ्वी पर अपनी मेल भेजते हैं, जिससे कि उनका वोट सुरक्षित भी रहे और वो वोट भी दे पाए। भारत में ईवीएम में नोटा का ऑप्शन बना दिया गया। ऐसा ऑप्शन कई और देशों में भी होता है, यानी कि आप तय कर सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, आप किसी से भी संतुष्ट नहीं हैं। कई देशों में ऐसा होता है, कोलंबिया में, ग्रीस में, स्पेन में, यूक्रेन में, ऐसे देशों में होता है जो नोटा का प्रयोग करते हैं। भारत में भी होता है। आप हैरान होंगे कि ऐसा भी देश है जहां पर कंचों से चुनाव होता है, यानी जो वोट डालते हैं वो कंचों के रूप में डालते हैं। अफ्रीका में एक ऐसा देश है, गाम्बिया। जब वहां पर वोट देने कोई आदमी जाता है तो बैलेट पेपर की जगह पर उसको एक कंचा, एक गोली दी जाती है कांच की, जो खास तरीके से बनाई जाती है और बड़े बड़े ड्रम रखे रहते हैं हर उम्मीदवार के नाम से, और उसमें एक पाइप लगा होता है जिससे सुरक्षित वो कंचा उसमें डाल सके। उन ड्रम्स का रंग भी अलग होता है जिससे पहचान सकें, उस पर उम्मीदवार का नाम भी लिखा रहता है। जब किसी को वोट देना होता है तो उस ड्रम में उस कंचों को डाल देता है
और कंचे को डालने के बाद जब आखिर में वोटिंग पूरी हो जाती है तो उन कंचों के आधार पर तय होता है कि आखिरकार किसने किसको कितने वोट दिए और उसके आधार पर जीत हार तय होती है। तो ये भी एक अलग तरीका है जिस तरीके से लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन हम आते हैं अब अपने असली मुद्दे पर कि ईवीएम, जिसको लेकर के लगातार हो हल्ला मचता रहता है। विपक्ष सवाल उठाता है कि बीजेपी सत्ता पक्षधारी लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए वो जीत जाते हैं। चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, इस पर फिर से बात होगी। लेकिन आखिरकार ये ईवीएम कितनी कारगर है? क्या है ये चीज? क्या है ये बला जिसके चलते इतना हंगामा मचता है? चुनाव आयोग कहता है ये सबसे सुरक्षित चीज है, तो आखिर क्या है चीज? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में अब चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर जगह इसी से वोटिंग होती है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझिए आप कि 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब तक ईवीएम के इस्तेमाल के 45 साल हो चुके हैं, यानी इतिहास में ईवीएम को इस्तेमाल जब शुरू किया गया तब से 45 साल हो चुके हैं और शंका, आलोचना, आरोप लगातार लगते रहे हैं। लेकिन भारत में चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। ईवीएम में छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। तो पहले समझिए कि ईवीएम होती क्या है और ये कैसे मतपत्र से अलग है। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक साधारण बैटरी पर चलती है, एक छोटी मशीन जो किसी भी तरीके से ऑनलाइन नहीं जुड़ी होती है, जो मतदाता के द्वारा डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की आखिर में गिनती भी करती है। इस मशीन के 3 हिस्से होते हैं। एक में होती है कंट्रोल यूनिट, जिसको कहते हैं सीयू। दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट, जिसको कहते हैं वो जिसमें जहां पर दोनों मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और बैलेट का काम करने वाला काम होता है। दोनों मशीनें लगभग 5 मीटर लंबे तार से जुड़ी होती हैं, जिसको आपस में, जिससे कि उनके बीच में जो भी संपर्क है वो बना रहे। और एक तीसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट वो हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी, तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र देते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे वोट लगा देते थे, यानी मोहर लगा देते थे। फिर उसी से तय हो जाता था कि किसको किसमें कितना वोट मिला और उसको मतपेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन ईवीएम की व्यवस्था ने कागज और मोहर का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब इसमें कागज और मोहर का इस्तेमाल नहीं होता। अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं और उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर वोट दर्ज करते हैं। ये वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज होता है और ये जो यूनिट होती है इसमें 2000 वोट दर्ज हो सकते हैं एक बार में। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट जो पूरी यूनिट होती है उसमें 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किया जाता है। अगर जरूरत होती है तो फिर दूसरी यूनिट और या दूसरा हिस्सा जोड़ा जाता है। अगर अधिक उम्मीदवार हों तो यूनिट्स को जोड़ने के लिए उसमें प्राविधान होता है और उसको भी कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे कि अगर कैंडिडेट ज्यादा हों तो उनको शामिल किया जा सके, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान कराया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है, सेफ है और पेपर बैलेट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना ही नहीं होती है। वोट में डालने में जब कभी मतपत्रों में डाला जाता था तो कभी कटिंग हो जाती थी या मान लिया गलत तरीके से डाल दिया तो उससे वोट खराब हो जाता था। मशीन में इस तरह की कोई संभावना नहीं है, आशंका नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी, क्योंकि मिनटों में इसका रिजल्ट आ जाता है। पहले कहीं अगर सही जगह पर मतपत्र पर मोहर न लगी हो तो मत खारिज हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग ये भी मानता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको एक बटन दबाना है, सिर्फ एक सिंबल देखना है जो कि किसी भी जो वहां का कैंडिडेट है उसका सिंबल होता है और उसके आगे उसको बटन दबाना है। इसीलिए ये अनपढ़ निरक्षर लोगों के लिए भी उतना ही कारगर है जितना कि पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब आपको बताते हैं कि वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
इसमें पेपर का एक रोल लगा रहता है और वो कहलाता है वीवीपैट, जिसपे जब आप बटन दबाते हैं और बटन दबाने के बाद आपको तसल्ली करनी होती है कि भाई हमने जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसका सिंबल आया कि नहीं आया, तो आपको शीशे के अंदर से दिखता भी है। अब ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं और आगे भी जताते रहेंगे। इन शंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था ली, जिसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, जिसी को वीवीपैट कहते हैं। इसे आम बोलचाल में वीवीपैट कहा जाता है, लेकिन इसका एक अपना टेक्निकल जो टर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। और इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ईवीएम से जोड़ने के बाद इसमें वोटर देख पाते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार पर पड़ा है या नहीं। इसमें प्रिंट आउट आता है, अंदर ही रहता है। ईवीएम को बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन के एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आता है और फिर सीलबंद बक्से में वो पर्ची गिर जाती है। यानी कि जो कैंडिडेट के लिए वोट डालने के लिए गया वोटर, उसको दिखा, तसल्ली हुई और उसके बाद मतपत्र में वो पर्ची चली गई, ताकि कभी क्रॉस चेक करना हो तो वो भी चेक हो सकता है। वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में मेन चुनाव नहीं, उपचुनाव के दौरान किया गया, ताकि देखा जा सके कि इसका क्या असर रहता है, क्या इफेक्ट रहता है। इसीलिए एक चुनाव में इसका इस्तेमाल 2013 में पहली बार नागालैंड में किया गया। लेकिन अब हर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता है और ये उसका एकदम अभिन्न अंग है एक तरीके से, ताकि किसी तरीके की शंका न रहे। बाकी शंकाओं का दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनाव क्षेत्र की किसी मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान भी किया जाता है। वीवीपैट पर्चियों के वोटों से करने के बाद मिलान ये तय किया जाता है कि जो रिजल्ट ईवीएम मशीन में आया है वही वीवीपैट की पर्चियों में प्रिंट आउट में भी आया है। तो उससे डबल तसल्ली होती है, दुगनी तसल्ली इस बात की होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। जो भारत का चुनाव आयोग है वो कहता है कि अगर कहीं मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़ों से अलग आते हैं तो वीवीपैट के आंकड़ों को पहली तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उसमें बटन दबा, पर्ची निकली और वोटर ने देख लिया। इसीलिए तसल्ली उसी चीज पर ज्यादा होनी चाहिए। ईवीएम आखिरकार ये बनती कैसे है, कौन बनाता है, किसके पास है इसका जिम्मा? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और वीवीपैट मशीनों को बाहर से नहीं मंगाया जाता, विदेश से नहीं आती। ये भारत में ही डिजाइन की हुई मशीन है और इसका निर्माण भी भारत में होता है। इसके लिए 2 सरकारी कंपनियां ऑथराइज्ड है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है। ये दोनों कंपनियां मिलकर के भारत में जितने भी चुनाव में ये ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करती हैं। ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी TEC के मार्गदर्शन में काम करती हैं और वो जो गाइडलाइन देते हैं, वो जो चेक करने के बाद रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर बदलाव या सुधार करते हैं। ईवीएम आखिर आया कहां से, ये भी सवाल उठता है। दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करती जा रही हैं। हालांकि उनका जो बदला हुआ स्वरूप या पहले का स्वरूप भारत के ईवीएम से अलग रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग यानी ईवीएम DRI कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट रिकॉर्ड होकर के आ जाता है रिजल्ट अंदर कि क्या किसको किसने वोट दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का विचार जो था सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था। ये उस वक्त आया जब तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SS शखधर ने इस्तेमाल करने की बात कही। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन करने और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया गया। बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL को भी ईवीएम विकसित करने का जिम्मा दिया गया। पहली बार चुनाव में इस्तेमाल कब हुआ? भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में केरल विधानसभा की पारूर सीट पर उपचुनाव थे और उस दौरान बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम पहली बार इस्तेमाल की गई। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को ही खारिज कर दिया। यानी उस वक्त किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन इसको ऑथराइज नहीं किया गया था, सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया था, कोई कमेटी नहीं थी, कोई फैसला ऐसा नहीं आया था कि इसको इस्तेमाल करना ही, इसलिए एक रिट लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे चुनाव को खारिज कर दिया। इसके बाद साल 1989 में
संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया, बदलाव किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का फैसला किया। इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में सभी सीटों के मतदान ईवीएम के द्वारा कराए गए। उसके बाद से ये सिलसिला चल निकला और हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती चली आ रही है। 2004 के आम चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई। अब ईवीएम का इतना इस्तेमाल होने लगा, रिजल्ट्स आने लगे, लोगों को लगने लगा कि कहीं इसमें मशीन है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने या फिर हारे हुए कैंडिडेट्स ने याचिकाएं डालनी शुरू कर दी। ईवीएम के जरिए मतदान में धांधली के आरोप शुरू से लग रहे हैं। इस तरह के मामले अदालत में भी पहुंचे। चुनाव आयोग का कहना यह है कि विभिन्न हाईकोर्ट में ईवीएम को भरोसेमंद माना गया है, फिर भी इस पूरे मामले में लगातार याचिकाएं लगती रहती हैं, शिकायतें होती रहती हैं। साथ ही ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो तथ्यों पर, तकनीक पर आधारित है और पर्याप्त सबूत है कि ये माना जाए कि ईवीएम सुरक्षित है। अब हम ये समझ चुके हैं कि वोटिंग मशीन के कितने हिस्से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट। भारत सरकार की प्राइम नेगोशिएशन कमेटी ने इन हिस्सों के दाम भी तय किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बीयू की कीमत है 7,991 रुपए, सीयू की 9,812 रुपए और सबसे महंगा हिस्सा है वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपए, क्योंकि उसमें एक प्रिंटर लगा होता है, रोलर लगा होता है, जिससे कि वो पर्ची छप के हुए आती है। और जो इस ईवीएम की काबिलियत है, जो इसकी मशीन है, वो 15 साल तक इसका इस्तेमाल किया सकता है और इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होती है। ये भी माना जाता है क्योंकि बार बार बैलेट छपवाने नहीं पड़ते, तमाम व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती। एक बार मशीन आने के बाद 15 साल तक जितने भी चुनाव होते हैं उन सब में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में आलोचकों का मानना है कि चुनाव बाद ईवीएम को स्टोर करके लगातार इसकी हाईटेक निगरानी करने में काफी भारी भरकम खर्च आता है, जो कि तमाम खर्चों को बराबर कर देता है, यानी कि जो बचत की गई उसको बराबर कर देता है। लेकिन शुरुआती निवेश इसमें कुछ ज्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में जो मतपत्र छपते हैं उन्हें ढोने में, स्टोर करने में होने वाले खर्च शर्तिया बचता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना के लिए इसमें ज्यादा स्टाफ की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको याद होगा कि हजारों की संख्या में लोगों की ड्यूटी लगती थी सिर्फ वोट गिनने के लिए। कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दोबारा वोट गिनने के लिए। तो एक तरीके से जो मैन पावर वेस्टेज थी वो जो है बचती है और उसको दिया जाने वाला खर्चा भी बचता है। इसमें ढुलाई, तमाम दूसरी चीजें और वो भी बचती है। तो कुल मिलाकर के ईवीएम के आने से, इस्तेमाल करने से चुनाव आयोग को जो मतदान की प्रक्रिया है और तमाम दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें बहुत मदद मिलती है। लेकिन ये शंकाओं का दौर, ये शिकायतों की बात, आरोपों की बात सियासी पार्टियां लगातार लगाती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि कहीं भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो मशीन खराब हो जाएगी, लेकिन उससे रिजल्ट को इफेक्टेड नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से भारत में लोकतंत्र है, विपक्ष की अपनी आवाज है, पक्ष की अपनी आवाज है, सरकार की अपनी आवाज है, अदालतों की अपनी बात है, सारी बातों के मिलने के बाद निचोड़ ये है कि जब भी कभी नतीजे आएंगे जिसके मन मुताबिक नहीं होंगे, वो कुछ तो सवाल उठाएगा और उस सवाल के घेरे में ईवीएम भी जरूर आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि ईवीएम की कहानी पुरानी है, ईवीएम का अस्तित्व पुराना है, कई देशों में इस्तेमाल हुआ, कई देशों में इसका इस्तेमाल बंद भी कर दिया गया क्योंकि बहुत शिकायतें थी। वहां सरकारों ने सुना, अदालतों ने सुना और उसके बाद उसको बंद करने का फैसला किया। लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और बदस्तूर जारी है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों में और जो तरीके बड़े अजीबोगरीब इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में भी बताया है। ईवीएम ही नहीं, ड्रम का इस्तेमाल होता है, मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष से वोट डाला जाता है और तमाम तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो ये थी ईवीएम की कहानी। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।